नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना साहब और काफ़ी अच्छी खबरें हैं आज हमारे पास और कर्नल साहब से चर्चा करेंगे उन पर। आरंभ करने से पूर्व आप सभी को याद दिला दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर के, विंटर क्लोथिंग के। वो आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे, उन पे जाके आप क्लिक करके सीधे सीधे आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका रैना साहब। नमस्कार सर, नमस्कार एवरीबॉडी। ऐसी खबरें चल रही हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बता रही है कि साहब सेंट मार्टिन आइलैंड पे तो अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। और अराकान आर्मी का कब्जा मतलब वो कह रहे हैं कि भारत से कि भाई जैसे सिटवे तुम्हारे पास है इसको भी रख लो। सर सिटवे तो खैर वो काफी डाइसी सिचुएशन है वहां पे, बट हाँ सेंट मार्टिन भारत का कब्जा हुआ है, अराकान का कब्जा हुआ सर। उसका इतना कंफर्म है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर ये है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये कहा लोगों को कि वहां पे आना जाना भी बंद है। उस आइलैंड को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने की खातिर वहां का आना जाना बंद कर दिया गया है। तो इन अदर वेज फ्यूचर जनरेशन के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए सर। तो आज के जनरेशन में अपने तो कहने की हिम्मत नहीं है सच बोलने की सर, कि वहां के अराकान आर्मी बैठ गई या उसके रास्ते बंद कर दिए। तो ये सर एक शेख हसीना ने जब कहा था ना कि ये सेंट मार्टिन पे यूएस की नज़र है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इसकी साइज, इसकी लोकेशन ऐसी है जैसे कि बे बंगाल के अंदर, बे बंगाल में जैसे चाइनीज शिप हम देखते हैं, कभी श्रीलंका आगे आगे बैठ गया, वहां से हमारी जासूसी कर रहा है, कभी कहीं घूम रहा है, कभी सबमरीन्स कितनी है पता नहीं चलती। तो इफ यू हैव ए बेस, जो भी पावर, इंडिया का वहां पे इंटरेस्ट ये है कि वो डिनाई करना चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड को। हम नहीं चाहते कोई और आके यहाँ बैठे, बिकॉज हमारे पास और भी ऑब्जर्वेशन के लिए और ऑप्शंस भी हैं। लेकिन जो नॉन इंडियन है सर, जो बाहर वाला है, नॉट सब कॉन्टिनेंट के बाहर वाला, उसका इंटरेस्ट तो ये है कि यहाँ आए और यहाँ पे मॉनिटर करे, बिकॉज यहाँ बैठ के आप पूरी बे ऑफ बंगाल सर, बे ऑफ बंगाल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में उभरेगी। 71 में भी जो हुआ था सारा कांड रशिया और अमेरिका का, जिसमें हमने खामखा क्रेडिट ले लिया, उसमें भी बे ऑफ बंगाल ही का इशू था। बिकॉज सुपर पावर समझती हैं सर इस एरिया को। अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो आप बे ऑफ बंगाल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस टाइम डीप स्टेट ने जब किया और शेख हसीना ने उसको क्लियरली बोला, क्रिश्चियन स्टेट के बारे में बोला और सेंट मार्टिन के बारे में बोला, उस टाइम भी डिबेट चली। अभी आप ये बताइए सर, अराकान आर्मी को क्या जरूरत पड़ी थी जाके उस आइलैंड में जाके घुसने की? अगर उसका एक्चुअली अराकान आर्मी का अगर आप देखेंगे सर, क्लेम क्या है सर, पहले वो कहते थे कि हमें वो जैसे हिल काउंसिल काइंड, हम उसमें खुश हैं। बाद में जो लड़ाई लगी उनकी रजीम के साथ, तो अभी वो कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और उनका इनफैक्ट रिवर क्रॉस करके बांग्लादेश में भी उनका कोई क्लेम नहीं है सर हिस्टोरिक। और लोग बीच में बातें चलनी शुरू हो गई थी, उनका अपना क्लियरली जो बाउंड्री रिवर के सेंटर से जाती है वो उस तरफ वो खुश हैं। लेकिन सडनली अब उनका बांग्लादेश के अंदर आ जाना, बॉम्बार्डमेंट करना, अराकान इधर व्हाट यू से सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ उसको कट ऑफ कर देना, तो एक क्लियरली दिख रहा है एक लार्जर गेम प्लान चल रहा है। उसमें कौन खेल रहा है वो तो अभी क्लियर दिख ही रहा है सर। तो तू डाल डाल मैं पात पात है, 100 सुरार की एक लुहार की। बिल्कुल सर, कि हमारे से उसको भी सर हमें यूनुस आइसोलेशन में मियां नहीं और देखना चाहिए। बाइडेन और यूएस के रिजल्ट्स का भी सर उसका अपना इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो सेंट बाइडेन जो है वो फेल हो गए। सर सेंट बाइडेन तो अच्छा है। सेंट बाइडेन ने तो सेंट ट्रम्प को नहीं बोला कि हम तो अच्छे दोस्त हैं, तुम बड़े अच्छे हो। वो तो इलेक्शन से पहले उसको पता नहीं था बोलता क्या था सर वो। लेकिन ये भी है कि ये पूरा जो कॉक्सस बाजार एरिया है वो इस समय लिबरेटेड जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश की गवर्नमेंट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। इट इज नॉट रियली अंडर, जो मेरे पास सूचना है कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि अराकान आर्मी यहाँ पर ऑक्यूपेशन में है एज सच, फुट ऑन द ग्राउंड है। सेंट मार्टिन तो ऑक्यूपेशन में, और ये नीचे का जो तेकनाफ एरिया है उसमें उनका काफी कंट्रोल है। लेकिन ये पूरा कॉक्सस बाजार एरिया जो है वो अंडर देयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और वहां पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। इज दिस करेक्ट? सर
ये कितना सच है अभी काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट स्टोरीज, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे भी लोग कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ के भी लोग हैं, लेकिन एक फैक्ट तो है सर कि अगर हम कॉक्स बाजार की लोकेशन देखें और उसके साउथ में अराकान को देखें और नॉर्थ में फिर हम चकमा को देखें हम्म। और दोनों बुद्धिस्ट, तो एक तो हमारे जैसे आर्मी लैंग्वेज में कहते हैं थ्रेट, एक एक होती है थ्रेट इन बीइंग, कि आज हम्म। शायद वो थ्रेट नहीं दिख रही लेकिन वो इन बीइंग है, कभी भी मैनिफेस्ट कर सकती है। तो मैं वो जो थ्रेट इन बीइंग की तरफ से मैं देखता हूँ कि जो बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज का उसका स्टेटस क्या है सर, कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, बिकॉज़ तरह-तरह की खबरें आ रही हैं सर। दिल तो करता है कि हम उन सब खबरों को माने और सच माने जहाँ हमें लग रहा है कि बांग्लादेश की कुटाई हो रही है। लेकिन हम्म। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक थ्रेट इन बीइंग है। मेबी जैसे मालदीव्स को एक तरीके से हम काबू ले करके आए, एक बांग्लादेश को समझाया जा रहा है सर एक तरीके से। सर ये जो थ्रेट इन बीइंग के जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये आर्मीज़ ने और दुनिया ने काफ़ी सालों से, सदियों से यूज़ किया है। जब हम लोग पीओजेके से उजड़ के आए थे, तो मैं हमारे पेरेंट्स सुनाते थे कि रात को आके गाँव को घेर लेते थे, लेकिन अंदर नहीं आते थे। पत्थर-पुत्थर मार के, एंड दे वांटेड हिंदूज़ टू गो रनिंग टू महाराजा हरि सिंह टू टेल हिम कि सर हमें बचा लो, हम पे खतरा मंडरा रहा है। तो जब खतरा बाद में हुआ, मारकूट भी हुई, मोलेस्टेशन भी हुए, रेप भी हुए, लेकिन उससे पहले एक स्टेज आई, 6-7 महीने लंबी स्टेज, जहाँ पे वो कुछ करते नहीं थे, आगे जस्ट, आप समझ रहे हैं ना सर, अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे। तो हम्म। उसी हालत से अगर आप देखेंगे तो कॉक्स बाज़ार के 3 तरफ तो प्रोजेक्शन प्रैक्टिकली हो चुकी है। इट्स अ मैटर ऑफ, हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ आज की डेट में सर। क्योंकि वहाँ पर शांति वाहिनी भी एक्टिव हो गई है, सुना, जो एक पहले सर हुआ करती थी। सर जब हसीना से जब हो गया था समझौता, तो वो शांति वाहिनी को, चूंकि उसकी ट्रेनिंग वगैरह मिजोरम में हुआ करती थी, तो वो सर भारत ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था। सर अब तो भारत के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसको कंट्रोल करके रखे। हाँ सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में हर जगह है सर। तो वहाँ के उनको क्यों रोके? हम तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं सर। तो फिर ये यूनुस साहब जो है, ये चला रहे हैं कार्यक्रम कि 31 तारीख को ये बड़ा भारी कोई जलसा करने वाले हैं, और उस जलसे में ये कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, मिलिट्री चीफ को हटा देंगे, प्रेसिडेंट को हटा देंगे। ये ऐसी बात आ रही है साहब, 31 मतलब कल। तो सर सॉरी, यस, जी जी हाँ। आप तो बताइए ये सर। सब क्या है आपके, ये क्या, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू नाउ? सर अगर ऐसा होता है तो मेरी तो ये असेसमेंट है कि फिर जो, जैसे इस तरफ हमारे पहले ईस्ट वेस्ट में लीडर टंगा करते थे फांसी पे, अभी ईस्ट में भी टंगेगा सर। इसको इस तरीके से समझते हैं कि ठीक है, आर्मी ने कोऑपरेट किया, आर्मी चीफ का रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन था हसीना के साथ, तो भी उसने कोऑपरेट किया। एक लहर भी थी, करप्शन भी थी, हम हसीना को जितना मर्जी ग्रांट करें, उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सी रही। उसके उसके जो बिजनेस इंटरेस्ट हो गए, जो करप्शन उसने किया लास्ट 5 सालों में, बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे। तो ठीक है, उस मामले में एक पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए एक माहौल बना और उसने कर दिया कोऑपरेट। लेकिन उसके बाद आप देखिए, अक्टूबर महीने में पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी कि भाई एडवाइजर यूनुस का जो बड़े क्लोज एक एडवाइजर ने लिखा था कि यूनुस ने गलती की है कि 2 महीने का जो मार्शल लॉ लगाया है, बिकॉज ये सुसाइडल हो सकता है, आर्मी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर 22 नवंबर को उन्होंने 25 की 26 आर्मी ऑफिसर्स के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए और कहा इनको ट्राई करो कि ये जब हसीना के टाइम पे लोगों को उठा के मार के गायब कर देते थे। तो इनकी फ्रिक्शन तो शुरू हो चुकी है सर। लेकिन एक मेजर बड़ा पॉइंट ये है, देखने वाला ये है कि किसी भी देश में जो सबसे पहला तत्व या पहली एजेंसी जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहती किसी के पड़ोसी के साथ, वो आर्मी होती है सर। क्योंकि आर्मी को ये पता होता है कि लड़ाई लगेगी तो मरेंगे हम, बाकी तो चलो पीछे बैठे हैं। अभी जो यूनुस ने जो हालात बांग्लादेश के अंदर क्रिएट किए हैं सर, चाहे थ्रेटन बीइंग की हम बात कर चुके हैं सर, अराकान आर्मी से है, चकमा से है, जहाँ से भी आती है उनके ईस्ट से। इंडिया का जो पब्लिक ओपिनियन बन रही है कि अभी टाइम आ गया है कि इसके टुकड़े टुकड़े करो, अपने हिंदूज को वहां से निकालो, माइनॉरिटी की रक्षा करो। तो अल्टीमेटली, और ऊपर से आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास खाने के लिए चावल तक नहीं है, तो आर्मी को लगता है कि जो ठीकरा हमारे सिर पे फूटेगा। तो नेचुरली कोई भी कुछ भी कह लीजिए सर, ये जो आर्मी है जिसने अभी, ऑफ कोर्स हमारे इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग करती थी ये लोग, इनके ऑफिसर्स आगे हमारे हमारे साथ आईएमए से लेके हमारे जो बाकी स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हम यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, बांग्लादेशी हमारे साथ आते थे।
तो इनका एक्सपोज़र इतना है, इतनी बातें समझते हैं, उन्होंने भी डेमोक्रेसी देखी है। फिर बांग्लादेश की यूएनओ में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, परसेंटेज वाइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर अपनी आर्मी की परसेंटेज में बांग्लादेश है। तो उनके जो आर्मी ऑफिसर्स यंग एज पे बाहर जाते हैं सर यूएन के साथ, कोई कहीं अफ्रीका में डिप्लॉयड है, कोई बैरूट में डिप्लॉयड है, तो उनका एक्सपोज़र है, वो समझते हैं। और आप ये भी हम मान के चलेंगे कि जब डीप स्टेट ने यहाँ जो किया अगस्त में, तो उसमें नेचुरली आर्मी वाज़ ऑन बोर्ड विद देम। अभी वो जो बोर्ड है, एक तो ट्रंप के आने से वो वाला बोर्ड हिलना थोड़ा खिसकना शुरू हो गया उधर से, उनकी सपोर्ट वहाँ से कम होगी। ग्राउंड पे यूनुस ने कुछ नहीं किया है सर। जो अनएम्प्लॉयमेंट, इनकी फूड सेल्फ सफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, कुछ नहीं किया यूनुस ने अदर देन ये इंश्योर करना कि आप हिंदुओं को मारो, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, आज जाके वहाँ के अवार्ड ले लो, वहाँ कुछ कर लो। तो मुझे क्या लगता है कि एज ए सोल्जर से मेरे दिल की ये लगता है कि एक फौजी जनरल को ये लग रहा होगा कि यार ये जो गंद मच रहा है और ये सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, बिकॉज आपने जब सारे जिहादी को उठा के बाहर निकाल दिया, उनको फ्री कर दिया, ये लड़ेंगे। तो आज आकर आर्मी बांग्लादेश की चाहे ना चाहे, एंड ऑफ द डे खून उनको गली में उतरना पड़ेगा। और अगर इंडिया के साथ खून खराबा होता है, इंडिया के साथ कोई इशू होता है, तो भी उनको मरना पड़ेगा। अराकान आर्मी अगर ज़्यादा ऑफेंसिव होगी, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ रोहिंग्यास को ही रगड़ा है, उसमें फिर बांग्लादेशी आर्मी की वाट लगेगी। तो एक एक नेचुरल प्रोग्रेशन है सर कि एक सोसाइटी जिसमें एक रेवोल्यूशन टाइप आई, जैसे भी आई, फिर वो उसके बाद बद से बदतर होती चली गई, उसके बाद इंप्रूव हुई नहीं सर। तो एज ए फौजी आपको हमेशा लगता है कि आप ठेकेदार समझते हो ना, कोई भी फौज अपने आप को देश का ठेकेदार समझती है। पाकिस्तान तो अपने आप को मालिक समझता है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी में और बाकी आर्मी में कॉन्सेप्ट है कि अब हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे तो हम लोग निकलेंगे, हमारे ऊपर आएगी। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक वो बंदा, एक वो ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर बांग्लादेश आर्मी में ये प्रॉब्लम है सर, हमारी इंडियन आर्मी की तरह वैसा भी नहीं है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जहाँ एक ऑफिसर्स की बात नहीं, जैसे वो मानते हैं। इनके जैसे अलग ही लेवल पे चलते हैं, ऑफिसर्स कुछ और अलग लेवल पे चलते हैं। इनका साथ रह के जैसे जैसे होता है ना सर, जैसे आईपीएस वाले आके हमारे सीआरपीएफ को कंट्रोल करते हैं, और सीआरपीएफ के ऑफिसर्स को नेचुरली एक डिसकंट्रोलमेंट होती है कि हम कहाँ से आगे पैराशूट होके नीचे से नहीं आए। तो इनका ऐसे वाला एक पीएमएफ टाइप कल्चर है इनकी आर्मी का। तो इसको देख के लगता है कि सर, और अब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी बांग्लादेश राइफल्स के हेडक्वार्टर के अंदर घुस के लोगों ने उसके चीफ के सिर के ऊपर टीवी मारा था, और उसको वहीं मार दिया था। टीवी उसके सिर के ऊपर टूटा हुआ मिला था, उसके सिर मतलब घुसा हुआ था, और उसकी फैमिली को मारा, और कितने इनका हुआ था। तो आई थिंक आर्मी इज एक्सपेक्टिंग और एंटिसिपेटिंग ऐसा कोई ट्रबल जिसका ओरिजिन जो है वो यूनुस है, और शायद यूनुस इनकी बात नहीं मान रहा, या कुछ हो रहा है। तो ये जो अगर यूनुस ये कहता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल दूंगा और मैं आर्मी चीफ को सैक कर दूंगा, तो आप ये फिर मान के चलिए सर कि फिर एक सिविल वॉर, जिसमें हो सकता है आर्मी एक साइड, और फिर या 3-4 पार्टी तो वैसे हैं, जिहादियों का अलग से ग्रुप है सर, स्टूडेंट्स जो डिसल्यूजन हो रखे हैं उनका अलग ग्रुप है, और फिर एजेंसीज उसमें खेल रही हैं सर। चाइना इज ऑल्सो कमिंग बैक, चाइना इज ऑल्सो बैक इनटू बांग्लादेश गेम के अंदर। तो ये तो बड़ा ही एक गंद सा मचने वाला है, जिसको कहते हैं हम आग लगने वाली है हमारे ईस्ट में। ईस्ट भी है हमारा और वेस्ट भी है। अगर आप मिजोरम बैठ के देखो तो वेस्ट ही दिखता है। आई मीन इस एनक्लेव के अंदर बहुत बड़ा एक गंदा टाइम आने वाला है सर। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है सर, हमें जो होगा हम ये संभाल। वो कह रहे हैं कि पहले जो थे वो -1 सोल्यूशन, डेमोक्रेसी का -1 सोल्यूशन एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, मतलब माइनस अवामी लीग। अब कह रहे हैं -2 करेंगे। हाँ, हाँ, क्योंकि उनको लगता है सर कि अगर बीएनपी आप, बीएनपी को भी अलग करेंगे। हाँ, अगर खालिदा को हटा दिया जाए, आज निकाल दिया जाए, सो तो इंडिया बीएनपी के साथ भी काम करेगा सर। और व्हाई नॉट सर, हम तो वासुदेव कुटुंबे वाले, हम तो सबसे काम कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं सर, मल्टीपल मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश ने अपना आई थिंक एक सुसाइड कर लिया है एक ऐसे पॉइंट पे आके। चलिए, अब तो देखते हैं सिचुएशन कैसे आगे डेवलप होती है। सर लेकिन दूसरा सुसाइड आपके भारत के पश्चिम में हो रहा है। वो क्या हो रहा है? सर अब नो वो हीरा मंडी सर, सर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की पूंछ पे हाथ रखा, और सर उनको उम्मीद नहीं थी कि वो तो अंदर ही घुस आएंगे। तो वो तो अंदर तक घुस आए, उन्होंने तो बहुत सारे एरियाज कैप्चर कर लिए। सर आप ये देखिए कि जिस कौम का ये रिकॉर्ड है, और मैं वो बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था, वो हुआ, चलो वो तो हो गया। रंजीत सिंह को, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी को भी वो काबू नहीं आए थे पेशावर के आगे। लेकिन रिसेंटली 40 देशों का नेटो अभी मार खा के निकला, सो कॉल्ड अफगानिस्तान से। आप उन लोगों से पंगा ले रहे हो
जिनका के लिए लड़ना, मतलब अफ़गान को कहते हैं एक राइफ़ल हाथ में होनी चाहिए, एक वो चद्दर होनी चाहिए जिसको रात को ओढ़ के सोता है, और जब ऊपर से कोई एयर वाला कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है तो उसी को ओढ़ के वो छुप जाता है ज़मीन के अंदर। और सर्दी हो जितनी मर्ज़ी, आपको अफ़गानिस्तान में से कोल्ड डेज़र्ट, और उसको रोटी मिल जाए सूखी, नान टाइप, तो अफ़गान कैन कीप फाइटिंग फॉर डेज़। आपने उन लोगों से पंगा ले लिया, और पंगा भी क्या लिया है सर, आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है। टीटीपी तंग कर रही थी चाइना को, चाइना ने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि इनको काबू करो, फिर चाइना ने कहा कि हमारी आर्मी को अंदर आने दो। ऊपर से चाइना से ग्वादर में और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो टॉक्स फेल हो गए। यूएस ने कहा कि ग्वादर पे हम आ जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो इस टाइम, और सर एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने की है, बाय द वे 2023 में भी की थी, 2 बार पहले कर चुका है पिछले 2 साल में। लेकिन आज से 2 साल पहले का अफ़गानिस्तान और आज के अफ़गानिस्तान में फ़र्क है सर। एक फ़र्क तो ये है कि दे आर इकोनॉमिकली बेटर देन पाकिस्तान। उनकी करेंसी तो हम इंडिया से भी स्ट्रॉन्ग है, उसके रीज़न जो भी चलो डिफरेंट है। और उनकी जो नेशनल यकजहती है, जो यूनिटी है सर पश्तून्स की, हालांकि उनके हज़ारा हैं, पश्तून हैं, उज़्बेक हैं, वो सब कुछ है, लेकिन जिस जिस बेल्ट में इनको कष्ट हो रहा है, जो ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ है, वहाँ बेसिकली पश्तून्स हैं। और जिनको डिवाइड करना है, बेसिकली ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इनको आधे काट दो, बिकॉज दोनों लड़ाके थे बहुत ज़्यादा। उनसे आपने पंगा ले लिया, उन्हीं के लोगों को आपने अभी यहाँ से पिछले साल यहाँ से सर्दियों में यहाँ से देश निकाला दिया, और उन्हीं की पॉपुलेशन, उन्हीं कबीलों की, उसी खून की, उसी डीएनए की पॉपुलेशन आपके देश के अंदर केपीके में आपको रूल नहीं करने दे रही। तो जैसे ही आपने उन पे एयर स्ट्राइक की सर, एयर स्ट्राइक भी क्या की, 50 किलोमीटर तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में तो आप अपने ही जहाज को अपने ऊपर हवा में जाके वहां से ऐसे फेंकोगे तो 50 किलोमीटर वैसे गोला चला जाता है एक्यूरेटली। ऊपर से उन्होंने मार दिया सिविलियंस, जो उनका पुरानी आदत है, बिकॉज ठीक है उन्होंने टेररिस्ट लीडर भी मारे होंगे सर, बट ये जितने भी ये कबीला टाइप जो कल्चर है, इसमें मियाँ बीवी बच्चे सब इकट्ठे चलते हैं जब वो रहते हैं कहीं पे। केपी के आपके हाथ काबू में पहले ही नहीं था सर, और आपने उन्हीं लोगों को भी भड़का दिया। तो अभी हुआ क्या है सर कि प्रैक्टिकली वो ड्यूरन लाइन का नाम नहीं लेते सर। अफगानिस्तान के अंदर ड्यूरन लाइन मेंशन करना मना है। दे डोंट कॉल इट ड्यूरन लाइन, उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल लाइन। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की क्लेम नहीं किया। हमारी तरह नहीं है कि बालाकोट में स्ट्राइक की तो अगले दिन आगे अनाउंसमेंट कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। जब उन्होंने हिट बैक किया तो उनका स्टेटमेंट आया कि हमने हाइपोथेटिकल लाइन के उस तरफ स्ट्राइक किया है। तो उसको रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपने पाकिस्तान में स्ट्राइक किया है, तालिबान को पूछा। उसने कहा नहीं, हाइपोथेटिकल लाइन के आगे भी तो हमारा इलाका है, तो पाकिस्तान तो है ही नहीं। सो उनका फंडा बड़ा क्लियर है सर कि ड्यूरन लाइन जिसको हाइपोथेटिकल लाइन कहते हैं, उसके उस तरफ अफगानिस्तान ही है। तो आपने चाइना के प्रेशर में आके ये एक नया पंगा खड़ा कर दिया उनके साथ, अफगान के साथ। और अफगानियों को सर आप उनकी बिल्डिंग्स भी उड़ा सकते हो, आप बड़ा तमाशा, कल को हो सकता है कल कोई अटैक करें, कुछ ड्रामा करें, लेकिन आप उनको हरा नहीं सकते सर। जो बंदा एक राइफल के ऊपर जीता है और वो किसी झाड़ी में, किसी खड्डे में रुक जाए, उसकी कैपेबिलिटी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी में है ही नहीं। और अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पश्तूनों से लड़ने के लिए पश्तून कंपोनेंट भेजेंगे, तो फिर तो सर स्वाहा हो गया, पश्तून से नहीं लड़ेगा। और जो इनकी पंजाबी आर्मी थी, जब जितनी बार भी गई है ये वजीरिस्तान में मार खा के आई है। तो आज की डेट में सर केपी के पूरा आउट। बलूचिस्तान में जो ईरान के भी जो गेम शुरू हुई है, जब से ये कुर्म एजेंसी में शियाज और सुन्नी का पंगा पड़ गया, और उन्होंने ये जो परचिनार है वो बेसिकली इस टाइम कटा हुआ है सर। वहाँ पे दवाइयाँ सब खत्म हो रखी हैं, बाई एयर जाती हैं कुछ एसेंशियल मेडिसिन, बिकॉज इतना गदर है। कुर्रम एजेंसी है वो, कुर्रम एजेंसी, हाँ। परचिनार उनका जो बेसिक हेडक्वार्टर है, उसमें तो हॉस्पिटल्स देयर इज नो मेडिसिन। और वो ऊपर वाला जो कुर्रम है, अपर लोअर एंड मिडिल है ना सर, अपर वाला शिया है, जो कि ईरान उसको प्रोटेक्ट भी करता है, और ईरान अपना हिजबुल्लाह की काफ़ी सारी मैन पावर यहाँ से जाती है। अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो आपने ईरान को भी थोड़ा सेक दे रखा है उधर से, इधर से अपने अफगान से पंगा ले लिया। तो अभी प्रैक्टिकली पाकिस्तान के सारे नेबर्स, और चाइना जो आपका माँ बाप बन के बैठा हुआ था, वो पीछे हट गया जब उसने इंडिया से हाथ मिलाया। बिकॉज चाइना को समझ है सर, एक उसने यूएस के रिजल्ट को एंटिसिपेट कर लिया एक्यूरेटली, और दूसरे उनको पता है कि पाकिस्तान इज ए लायबिलिटी। सीपैक भी खा गया। और आज की ताज़ा खबर ये है सर, वो उनका एक पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है, जिसको मैं बीमार कीमा कहता हूँ सर, वैसे नाम कमर चीमा, आज एक नया वो बीमार कीमा एक नया शगुफा लेके आया। वो साइकोलॉजिकल ऑप्स कहता है, पाकिस्तान इज प्लानिंग टू कट ऑफ वुखान कॉरिडोर, कि वुखान का हिस्सा काट के
पाकिस्तान उसको अफ़गानिस्तान से अलग करना चाहता है। इमेजिन कर कीजिए सर, तो वो जिस दिन कैसे हमने करेगा? बात क्योंकि की वो पूरा इमेजिन जो चित्राल का जो इलाका है, तो उससे तो ये खुद कटे हुए हैं, उनको तो खुद मार पड़ रही है, बिल्कुल। हैं? और चित्राल के और नॉर्थ में जाके, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जैसे आपने उस दिन बात हुई थी, तो आपने कहा था कि इंडियन आर्मी को क्या फ़ायदा इंडिया को क्या फ़ायदा होगा अगर हम गिलगित-बल्तिस्तान लेते हैं, तो मैंने कहा सर एयर कॉरिडोर तो मिल जाएगा, बाद में टनल बना लेंगे। तो टेरेन इज़ सो टफ। तो आज का नया शगुफ़ा कि पाकिस्तान अभी अगर तालिबान सुधरेगा नहीं, तो पाकिस्तान अफ़गान कॉरिडोर इमेजिन सर, अरे वो जो लुक एट उनका वो दिस। जो पास है, क्या नाम है उसका? लोड़ी पास है, क्या बोलते हैं उसको? एक बाबूसर लाहौरी पास है सर, बाबूसर नहीं, पास है, बाबूसर ऊपर पास तो वो है, बाबूसर पास तो एबटाबाद से हाँ, आप पे इधर जाता है चिलास और सर, गिलगित बाल्तिस्तान में। सर, अ, इनका जो डीर से जो चित्राल की तरफ जाता है, लवोड़ी पास है कुछ, ये लोवरी पास है, इस ल तरह से उसका नाम है। वो कट ऑफ है। ल ल वो अच्छा सर, नेम ओके, आई विल कम टू बी सर। तो वो कट ऑफ है। चित्राल इज इंडिपेंडेंट राइट नाउ। अच्छा, चित्राल जो है वो जो रिवर जाती है, चित्राल रिवर, उसके थ्रू उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो वैली वैली सीधे रोड बनी हुई है, जलालाबाद से डायरेक्ट चित्राल आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज द मोर एक्सेसिबल रूट। सर, और इधर से आप जा नहीं सकते पेशावर से, तो वो एरिया तो इनके आउट ऑफ बाउंड है, तो ये क्या बात कर रहे हैं फिर? वही ना सर, आपकी एंट्री इंटू अक्रॉस नाउ दिस इज़ दिस रेंज इज़ सर, एक हिंदू कुश है ना, दूसरे वाला जो हिंदू 2 रेंजेस है ना यहाँ पे सर, एक हिंदू कुश और एक there's one more हिंदू, जिसके ऊपर आगे आगे जिसके एक्सटेंशन में बाबूसर पास है, उसके आगे प्रैक्टिकली पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है सर। चित्राल में अफगान अंदर आए थे, हालांकि उस टाइम हमें लगा था जो कश ट्राइब है उनको गुस्सा, उनको कलश ट्राइब को थोड़ा सा डेंजर उसमें हो जाता, 3,000 बच्चे हैं, बट अदरवाइज दे केम एंड पाकिस्तान के पत्थर पत्थर मार के झंडे झंडे फाड़ गए और वहां बैठ गए। और ये बात कर रहे हैं कि हुंजा के भी उधर जाके और फिर जाके उसको क्रॉस करके एंड दे विल गो इनटू वखान कॉरिडोर। एंड में बमार कीमा कहता है कि नहीं नहीं ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सर आप एक ऐसा ड्रीम देख रहे हो, आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसी के साथ कर रहे हो, सोच तो लो, अगला सोच, अगला इसका कुछ, एक तो फिजिबिलिटी नहीं, दूसरी कैपेबिलिटी नहीं, तीसरी उसमें चाइना का अपना स्टेक है। चाइना इज नाउ प्लानिंग टू ओपन अ रूट वाया अफगानिस्तान वाया दिस थिंग, जो कि टेरेन बहुत खराब है और उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। इवन देन हम्म, जो फुट लिंकेज, जो फुट बेस्ड मूवमेंट, उनको यूगर्स का इशू था, तो उन्होंने अफगान को बोला पैसे ले लो और यूगर्स को पीछे कर दो, रिफ्यूजीज को। तो वुहान की सेंसिटिविटी चाइना के साथ भी है। तो यहाँ उठ के पाकिस्तान कहता है कि हम अगर ये नहीं सुधरे तो हम वी विल टेक ओवर वुहान कॉरिडोर। एंड लॉजिक क्या देते हैं कि तजिकिस्तान जो है वो क्योंकि किसी टाइम रशिया का था और तजिक्स हैं, वो भी क्लेम करते हैं वुहान के ऊपर, तो हम लोग फिर उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। तो उससे कोई मेरे जैसा बंदा उनको ये पूछे, ठीक है ओके वुहान कॉरिडोर तो ले लो, ड्यूरन लाइन का क्या करोगे? वुहान कॉरिडोर लेने से तुम्हें ड्यूरन लाइन पीछे तो और बढ़ जाएगी आग। तो कल सर इनके जो बीओपीज हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट से तालिबान की, कल उन्होंने अपनी बीओपीज टीटीपी के हवाले कर दी और टीटीपी ने उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर आके अटैक किया। और मजे की बात है, टीटीपी तो वैसे पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है सर, इंडस के चारों उस तरफ सारी टीटीपी टीटीपी है सर, बीएलए के साथ भी कोऑपरेट कर रही है अभी, जो अनऑफिशियल रिसोर्सेज में कहते हैं। सो हीरा मंडी का जो एक्चुअली जिसको हीरा मंडी कहते हैं, प्रॉपर हीरा मंडी बन चुकी है सर। वेरी टफ डेज फॉर देम। अब यूएस इसको कितनी देर संभाल के रखेगा, क्यों संभाल के रखेगा? यूएस का इंटरेस्ट चाइना ईरान की तरफ है, ईरान में कुछ अगर कल को होना है तो उसमें बलूचिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यूएसए वालों को मेरी बात सुनो, आप बलूचिस्तान रख दो, बाकी को छोड़ दो, बाकी पाकिस्तान आपके किसी काम का नहीं है। अफगानिस्तान को आप बलूचिस्तान से भी कंट्रोल कर सकते हो, आप ईरान को कंट्रोल कर सकते हो, आप पाकिस्तान के बचे खुचे हिस्से को कंट्रोल कर सकते हो और सी पैक को डिनाई कर सकते हो। आई थिंक जो अमेरिकन इंटरेस्ट इस हीरा मंडी के अंदर है, वो सारे बलूचिस्तान में बैठ के हो सकते हैं अचीव। तो ये लोआरी टनल है, इसको बताया तो लोआरी पास है, और सर उसमें इन्होंने लोआरी टनल बनाई थी, लेकिन सर टनल जो है वो बताते हैं कि साहब कि वो ऑपरेशनल बहुत कम हो पाती है। सर तो
लेकिन वो एक्सेसिबल इनके लिए अब रही नहीं है। वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो चला गया है तालिबान के कब्जे में। वो डायरेक्ट तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के सर कब्जे में। वो इसलिए कि जो बजौर एजेंसी है, अगर आप देखेंगे पेशावर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट में, बजौर एजेंसी में एएसकेपी का होल्ड था आज तक। और आपको याद होगा कि 5 चाइनीज मारे थे इन्होंने कोई 6, 7, 8 महीने पहले बजौर एजेंसी के अंदर, जिसमें किसी ने उसके ऊपर क्लेम नहीं किया था। तो तब हमारी असेसमेंट ये थी कि प्रॉब्ली आईएसकेपी ने मारे हैं, बिकॉज आईएसकेपी क्लेम इसलिए नहीं करेगी, आईएसकेपी जो है वो आईएसआई पाकिस्तान के केयर ऑफ उनके चलती है, उनके दोस्ती यारी में चलती है। तो अभी टीटीपी ने बजौर एजेंसी के एक बड़े चंक को कल लिबरेट करा लिया है, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो ड्यूरल लाइन को तो मानते नहीं ना, अंदर वो तो इंडस बॉर्डर मानते हैं। बजौर तो क्वेटा के नॉर्थ में है, बजौर एजेंसी, जिसमें ये मकीन था, जहाँ पे इन्होंने नहीं नहीं सर, आउटपोस्ट पे 16-17 लोग मार दिए थे। नहीं वो सर बजौर एजेंसी इज अ ह्यूज एरिया। अभी तो उसको बोलते नहीं बजौर एजेंसी था, उसका नाम ही बदल गया है। बजौर जो इलाका है आज की डेट में से, उसको डिस्ट्रिक्ट है बजौर। वो अगर आप मैप पे देखना पड़ेगा सर, मैं एज एन। ओपन कर रहा हूँ। हाँ आप देखिए सर, इसके नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए पेशावर के। ये बजौर एजेंसी जो है, हाँ, पेशावर के नॉर्थ ईस्ट में। यस सर, क्योंकि वहां पे एसकेपी का था सर, एक ही केपीके में हो जगह थी जहां नॉर्थ ईस्ट एसकेपी। या एग्जैक्ट ड्यू नॉर्थ है, बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे दैट वाज द ओनली चंक सर। यहाँ पे केपीके के अंदर, हार्टलैंड ऑफ केपीके, देयर वाज आईएसकेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो कल उन्होंने इसका मेजर पोर्शन टीटीपी ने लिबरेट करवा लिया है। अच्छा, सो तो बजौर एजेंसी लिबरेट हो गई, तो आपके कुर्रम हाँ, एजेंसी भी लिबरेटेड है, बजौर भी हो गई। तो इनके पास बेसिकली पेशावर और बन्नू कैंटोनमेंट, इतना ही बचा। फिर क्या बचा कैंट इनके पास? नहीं नहीं, उसमें एक मजे की बात है सर, अगर अगर बजौर आपने काबू कर लिया तो आपकी पूरी बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। इनके जो डैम्स है ऊपर बने हुए, इफ यू सी, जो डैम जो इंडस पे बने हैं ऊपर सर, वो सारे इसी इलाके में है, पेशावर के ऊपर ऊपर। नीचे वाले तो उनके पानी स्लिट भरा हुआ है। तो इसके इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है सर। बिजली बंद हो जाएगी, पानी वैसे ही मर रहे हैं, गर्मियों में सूख जाता है, सर्दी बाकी सैलाब आ जाते हैं। अच्छा, अगर बजौर को है कि तो दीर का रास्ता भी बजौर से होके ही जाता है। बीर खत्म से कट गया सारा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहेंगे हम जाके विल टेक बखान कॉरिडोर, और तो साला गिलगित तो पहुंचो, बखान तो बड़ी दूर है। तो ये पूरा ही पीओजेके का ऊपर वाला हिस्सा तो वैसे लिबरेट हो जाएगा सर अपने आप ही। तो ये कल तो रात को अब ये इसका कई बार ये भी हो रही थी, कुछ लोगों ने ये भी हवा उड़ाई परसों कि साहब की इनमें आपस में ट्रूस हो गया है, समझौता हो गया है। मुझे तो कोई समझौते का कोई किसी भी तरह का कोई एविडेंस दिखा नहीं। और अल्टीमेटली ये कहाँ जाके रुकेगा? आई थिंक अल्टीमेटली इसका यही है कि केपीके विल बी गॉन फ्रॉम पाकिस्तान। जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे और साल भर पहले हम ये कहते थे कि साहब कि ये नहीं होगा अनलेस अमेरिका एग्रीज टू इट, तो ये तो उनके हाथ से वापस बाहर चला गया मामला। सर अमेरिका का से एग्री होना नहीं होना बलूचिस्तान को इफेक्ट करेगा। लाइक हमने जो डिस्कस किया था, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी कम है, बलोच की पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है, उसमें उसमें पश्तून बहुत हैं, और प्लस ईरान का अपना क्लेम है उसके ऊपर, अफगानिस्तान का अपना क्लेम है। तो वहाँ पे अमेरिका हैज़ टू प्ले अ गेम। केपी के तो सर इवन अमेरिकन भी उसमें हाथ नहीं डालना चाहते, क्योंकि पठानों के साथ कोई उलझना नहीं चाहता। सिर्फ पाकिस्तान एक ही है मॉडर्न हिस्ट्री में, एक ही देश पिछले 200 साल में जिसने विलिंगली जाके पंगा लिया है, ये देख के कि जो अमेरिका अरे है साहब उसने तो मौज लिए। वो तो कह रहा कि साहब अब हमारे बिरादर हैं, हमने जीत लिया है, पूरा हमारा ही हो गया, ये तो हमारे साथ लोग हैं। और कौन उन्होंने कौन उनको लात मार दी, कहा कि तुम कौन? बिल्कुल सर। सर इशू आता है एजुकेशन पे बेसिकली। अगर आप देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के किताबों में ये बताया जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश था, हिंदुओं ने हिंदुस्तान बना के छीन लिया, हमें कोने में डाल दिया, है ना। तो उनके बच्चे पैदा होते हैं ये चीज़ें सीखते हैं, AFR AK-47, एंड फिर वो कहते हैं कि इंडिया के साथ लड़ना है। अफगानों का जो 20 साल अमेरिकन रूल रहा ना सर, उसमें जो जनरेशन जिसने पढ़ाई लिखाई की, एक बात उनको बड़ी क्लियर समझ आ गई कि जो अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है सर, जो ब्लड शेड हुआ है, बिकॉज देयर इज नो फैमिली इन अफगानिस्तान जिसका अपना कोई ना कोई अपना घर का मेंबर, चाहे मुजाहिदीनों की लड़ाई में या तालिबानों की लड़ाई में, ना मारा गया हो।
वो इतना ब्लडशेड हुआ है सर प्रैक्टिकली। वो देश जो कि एक मॉडर्न सिविलाइजेशन थी, जहाँ पे लोग स्लीवलेस पहन के 70s में लेडीज काबुल में स्लीवलेस टी-शर्ट्स पहन के घूमती थी, और जहाँ के हॉट स्प्रिंग्स में लोग फॉरेनर्स आके नहाते थे सर, और जहाँ के बामियान के स्टैचूज, उसका जो इन्होंने बुरा हाल किया, उसकी जो एक्चुअली हिस्ट्री की रियलाइजेशन ये जो जनरेशन है अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान की जो बिकॉज ऑफ सो मेनी डेथ्स, और उनका सर्वाइवल एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उनका जो अभी एवरेज जो पॉपुलेशन का मीडियन है वो 20 साल का है सर। दे आर यंगेस्ट इन सब, नॉट ओनली सब कॉन्टिनेंट, दे आर यंगेस्ट इन द वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। जब अमेरिकन यहाँ से निकले थे तब भी ये लोगों ने बात की थी कि अब तालिबान आ तो गया है, लेकिन पॉपुलेशन वो है जिसने 20 साल तक एक एजुकेशन और एक सही ढंग से उन्हें हिस्ट्री पढ़ी है। तो इन